हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी से 369 में। तो आज का हमारा टॉपिक है खड़ी बोली आंदोलन। ये हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मास्कवाद और मानव विश्लेषणवाद 2 क्लासें हो चुकी है। और आज के जो हमारा क्लास है खड़ी बोली आंदोलन को लेकर देखेंगे क्या इनकी विशेषता रही है, क्या क्या कुछ इसमें विशेष है, देखते हैं। तो खड़ी बोली आंदोलन हिंदी में खड़ी बोली का हिंदी में खड़ी बोली का विकसित स्वरूप माना जाता है। खड़ी बोली या फिर कौरवी उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भागों में बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद के अंतर्गत आता है। यानी कि ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कि खड़ी बोली बोली जाती है। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ रची। साहित्यिक लेखन में इनकी शुरुआत हुई। यानी कि शुरुआत कब से हो गई? जब अमीर खुसरो का समय था तभी से, ठीक है। यानी कि आदिकाल से भी बोल सकते हैं। आदिकाल में भी हमें बहुत सारी खड़ी बोली की रचनाएं मिलती है। खुसरो को ही खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। खड़ी बोली आंदोलन में उनकी दोनों विधाओं में यानी कि गद्य और पद विशेष योगदान रहा है। खड़ी बोली के विकास के काल में एक राष्ट्र एक भाषा की बात हो रही थी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास जारी था। मतलब तभी से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास जारी था, जो कि राष्ट्रीय भाषा तो नहीं लेकिन राज्य भाषा बनी है अभी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं मध्य युग में धार्मिक परिस्थिति ब्रज भाषा के उत्कर्ष में सहायक हुई और राजनीतिक परिस्थिति खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया है। खड़ी बोली मुस्लिम वर्ग के साथ साथ उर्दू के साथ चारों तरफ से व्याप्त हुआ था। यानी कि राजनीतिक के रूप में खड़ी बोली का इस प्रयोग किया जाता है, परिस्थिति के रूप में नहीं किया जाता था, धार्मिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिया राजनीतिक के क्षेत्र में ब्रज भाषा का साहित्यिक महत्व घटने लगा। फिर क्या हुआ? राजनीतिक रूप में ब्रज भाषा का जो था घटने लगा। आधुनिक काल में खड़ी बोली की उन्नति का कारण उनका गद्य रहा है, क्योंकि यह विशाल क्षेत्र की संपर्क भाषा थी। इसीलिए इसके गद्य की तीव्र गति से फैलने में अधिक समय नहीं लगा। मतलब कि आधुनिक काल के बाद जो इतनी तेजी गति से जो खड़ी बोली फैला, उनके क्षेत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा समय उनको नहीं लगा था। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में, इस काल का साहित्यिक जनसाधारण की वस्तु बन गई। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषा के अध्ययन पर भी विचार किया गया था। कब? फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 में बोल सकते हैं हम। इसमें खड़ी बोली की प्रचुरता बढ़ने लगी और जॉन गिल क्राइस्ट के प्रतिनिधित्व में लल्लू लाल ने प्रेम सागर रचना है और पंडित सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना। मुंशी सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां का नाम भी शुरुआती रचनाओं में आता है। उन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो क्या है यहाँ पे? लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों का संबंध है किससे? फोर्ट विलियम कॉलेज से। और योगदान तो मुंशी सदा सुखलाल ने और इंसा अल्लाह खां ने भी दिया है, लेकिन इनका संबंध किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। ये चीज़ भी ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट, खड़ी बोली आंदोलन के प्रमुख कवि, उनकी रचना के बारे में देख लेते हैं। सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। इनकी रचना पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। नासिकेतोपाख्यान में नाचिकेता ऋषि की कथा उनका मूल यजुर्वेद में तथा कथा रूप में विस्तार कठोपनिषद एवं पुराणों में मिलती है। यानी उसकी कथा किस पे है? नाचिकेत ऋषि की कथा के कठोपनिषद पुराणों के आधार पर है। ये भी विषय इनका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। फिर यहाँ पे है लल्लू लाल जी, क्या कहते हैं? लल्लू लाल जी प्रेम सागर इनकी रचना है। लल्लू लाल जी की है। यह
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, के आधार पर लिखी गई है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। इनकी यह रचना खड़ी बोली की गद्य आरंभिक कृतियों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिर सदासुखलाल जी। सदासुखलाल जी उर्दू फारसी, सदासुखलाल ने उर्दू फारसी के कई पुस्तकें लिखी। इन्हें नियाज नाम से भी जाना जाता है, सदासुखलाल नियाज, ठीक है। तो इन्होंने सुख सागर नामक ग्रंथ की रचना की। ये क्या था, ये ग्रंथ की विशेषता श्रीमद् भागवत की हिंदी अनुवाद किया। ये क्या था, भागवत जो होता है हमारा, उनका हिंदी अनुवाद किया था। खड़ी बोली की प्रारंभिक गद्य में उनका ऐतिहासिक महत्व है। किनका, सदासुखलाल जी का। इंसाअल्लाह खां की बात करेंगे। रानी केतकी की कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है। इनकी भाषा में आम बोलचाल का स्वरूप देखने को मिलता है। रचना की भाषा में हिंदी की शुद्ध रूप देखने को मिलती है। यह कृति हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इन सभी लेखकों में हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में और योगदान देने वाले रामप्रसाद निरंजनी जी का कौन है, भाषा योग वशिष्ठ, जिसे किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इन्हें प्रथम पड़ोर गद्य लेखक भी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। इतिहास तिमिर नाशक श्रद्धाराम फुल्लेरी का है। सत्यामृत प्रवाह, फिर यहाँ पे श्रद्धाराम फुल्लेरी का भाग्यवती जो उनका उपन्यास है, ठीक है, ये भी खड़ी बोली में आ जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं खड़ी बोली में भारतेंदु जी का और द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भारतेंदु को जाता है। इन्हीं के द्वारा हिंदी नई चाल की ढली तथा सामान्य जनजीवन में इनकी समस्याओं का सीधा जुड़ा हुआ। भारतेंदु युगीन साहित्य का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली के माध्यम के रूप में अपनाया और युगानुकूल स्वस्थ्य दृष्टिकोण का परिचय दिया, यानी कि युग के अनुकूल अच्छी दृष्टिकोण का परिचय दिया। कालांतर में लोगों ने भारतेंदु की शैली को अधिक अपनाई, ठीक है। फिर द्विवेदी जी का क्या योगदान है, इनका तो भी काफ़ी योगदान रहा है, देखते हैं। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करना द्विवेदी युग का महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिनका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। द्विवेदी जी के ही अथक प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। भारतेंदु युग तथा ब्रज भाषा काव्य में ब्रज भाषा था भारतेंदु युग में, ठीक है, थी, परंतु इस युग में खड़ी बोली काव्य रचनाएं लिखी जानी शुरू हो गई थी। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। सरस्वती पत्रिका का इन्होंने जब संपादन किया 1903 से 1918 में पत्रिका का जब इन्होंने संपादन किया था, तो ये यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि द्विवेदी जी का कहना था कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए। इनका कहना था कि ऐसा नहीं कि गद्य में हम ब्रज में कर रहे हैं तो पद्य में हम खड़ी बोली में कर रहे हैं, तो दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, ये कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी मान्यता थी कि खड़ी बोली काव्य हेतु पूर्णतः उपयुक्त है। उन्होंने ग्रियर्सन जैसे विद्वानों के संदेह को दूर किया, क्योंकि इन विद्वानों की मान्यता थी कि खड़ी बोली काव्य रचना संभव नहीं है। इन लोगों का क्या कहना था, खड़ी बोली में काव्य रचना संभव नहीं है। द्विवेदी युगीन काव्य इन शंका को दूर करने में समर्थ हुए। हिंदी खड़ी बोली आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान इसे व्याकरण शुद्धता मानक रूप दिया, यानी कि इन लोगों ने क्या किया, व्याकरण की जो इसमें शुद्धता था उनका मानक रूप दिया। तो ये तो हमारा टॉपिक है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली यहाँ से अगर आपका काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो ये क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फोर्ट विलियम कॉलेज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।